नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 69 के लिए है। 5 सालों का क्वेश्चन है, लगभग 60 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें मैंने 68, 67 के दोनों एग्जाम, री एग्जाम और 8 मई को जो हुआ था 66 और 65 का पूरा क्वेश्चन कवर किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 69 के लिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले करंट से भी किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉलिटी का, जिसको आप लास्ट समय में भी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इससे ज्यादा सवाल रहते हैं। उसके बाद अभी संसद से ज्यादा सवाल रह रहे हैं, संसद में निरंतर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां से सवाल रह रहे हैं। उसके बाद अभी हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, तो डीपीएसपी को ध्यान से पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद प्रेसिडेंट हो ही गया, गवर्नर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। तो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा है प्रधानमंत्री, पांचवा है सांसद। तो इसको उनके वरीयता से सजाएं कि किस पद की वरीयता सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो क्या है ऑप्शन 2, 1, 4, 3, 5, मतलब कि पहले राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद स्पीकर, उसके बाद एमपी। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो कौन सा आंसर मिल रहा है? तो ये आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है और सही नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन बी है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। ऑप्शन सी है, जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला अवश्य होगी। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में एक से अधिक, और ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शन सही है, जैसे कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार कर सकता है जहां मूल्य रुपए 50 लाख से अधिक नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसकी जो सीमा है 50 लाख नहीं 1 करोड़ है। तो यहाँ पे 50 लाख से अधिक की बात नहीं की गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिला में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। तो ये सही बात है। उसके बाद कथन 3 है, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। तो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा कौन कौन सही नहीं है, तो 1 और 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज्य संस्थान का संचालन करती है? ऑप्शन ए है, ब्लॉक स्तरीय निकाय पे, ऑप्शन बी जिला स्तर पे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत स्तर पे, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, मतलब कि एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो पंचायती राज आया था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा इसको, जो 24 अप्रैल को लाया गया था। इसी के कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन सी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए सबसे पहले किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। कोई भी कानून के समक्ष ऊपर या नीचे नहीं है, सब समान है। जो भी नागरिक है या नागरिक नहीं है फिर भी वो कानून के सामने समान है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो कानून लिया गया है ये किस देश के
कानून से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के कानून से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा। मतलब कि राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह दिया गया है, आर्टिकल भी याद रखिएगा 164 में इसका विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब कि पहले बस केंद्र और राज्य था, अब पंचायत बना दिया गया। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका पहला स्टेटमेंट है निर्णय लेने की शक्तियों का, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है पूर्ण व्यवस्था का, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है न्यायिक शक्तियों का, इसके बाद चौथा स्टेटमेंट है प्रशासनिक शक्तियों का। इसमें से किसका विकेंद्रीकरण किया गया जब पंचायती राज लागू किया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 2, 3, 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। मतलब कि निर्णय लेने की शक्ति में भी विकेंद्रीकरण किया गया, उसके बाद पूर्ण व्यवस्था में भी विकेंद्रीकरण किया गया और प्रशासनिक शक्तियों में विकेंद्रीकरण किया। बस न्याय में विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो ये चीजें याद रखिएगा। कब हुआ था इसका? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पिछले क्वेश्चन में भी बताएं, जो अधिनियम था 1992। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। तो राज्यसभा में कभी भी नागरिक सीधे नहीं चुनते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग पहले से चुने रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना गया सदस्य सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए तीसरा भी सही हो जाएगा। जैसे राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ऑप्शन ए कॉलेजियम प्रणाली, ऑप्शन बी अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी मूल अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक। क्यों होगा? तो क्या होता है कॉलेजियम प्रणाली? तो यहाँ पे कहा जाता है यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों में अपीलीय कर सकता है, यहाँ पे ये भी बात हो गई। उसके बाद मूल अधिकार जो है एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद का फैसला करता है। तो ये तीनों जगह पहुंच जाता है। इसलिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इनसे सभी लोगों से संबंध है, चाहे कॉलेजियम प्रणाली हो, अपीलीय मूल क्षेत्र हो, अपीलीय अधिकार क्षेत्र हो, मूल अधिकार क्षेत्र हो। तो जैसे मूल अधिकार के लिए तो हमें गारंटी यही प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट। अपील जब कर सकते हैं हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीजों का, कॉलेजियम के लिए चयन के लिए होता है। तो इसलिए एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो नौवां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 21 साल, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर 18 साल नहीं होगा, क्योंकि 18 साल में आप सिर्फ वोटर आईडी बनवा सकते हैं, आप वोट देने का हक रखते हैं। आप पंचायती राज संस्थानों में मुखिया के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए मिनिमम 21 वर्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9 से 1% शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6 से 5% शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और
8 से 1% शहरी क्षेत्रों में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4% ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम कार्यबल जो था महिला का वो भागीदारी प्रतिशत रहा बिहार में, और 6 से 5% शहरी क्षेत्रों में। अभी करंट का है तो करंट से भी रिलेटेड जैसे मैं ये क्वेश्चन बता दिया तो उसको एक अभी करंट डेटा के साथ भी मैच करा लीजिए। अभी बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसका जैसे कि उस समय पूछा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मैं अगर यहाँ पे आंसर दे रहा हूं तो उसको एक बार आप चेक कर लिया कीजिए कि अभी वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका लगातार प्रिपेयर भी होता जाएगा। मेनली मेरा जो मकसद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने का यही है कि आपको पता चले कि किस किस टॉपिक से किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को कवर करने में आसानी होगी और आप जो माइंडसेट है एग्जामिनर का उसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग, मान लीजिए जो 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड जब से अलग हो गया तो मैक्सिमम जो उद्योग थी वो झारखंड में चला गया। उसके बाद से कहा जा रहा है कि अधिकतर जो उद्योग है वो किस जिले में है। तो ऑप्शन ए दिया है किशनगंज, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज इसलिए हो जाएगा, कहा जाता है कि बिहार के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये बिहार है तो यहाँ पे किशनगंज है, तो कहा जाता है कि बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जो है जिला 1990 में बनाया गया। यह जिला का निर्माण 1990 में हुआ। यहाँ जो है अदरक, हल्दी और लहसुन मुख्य नकदी फसल है। अदरक, हल्दी और लहसुन, जो किशनगंज अपने विविध उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत सी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि आप लिख सकते हैं प्लाईवुड, उसके बाद चाय प्रसंस्करण उद्योग है, जूट है, जूट तो महत्वपूर्ण नहीं है वहां पे, उसके बाद मुर्गी पालन, उसके बाद झोपड़ियों के अनेक सामान बनाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है जो है किशनगंज में सबसे ज्यादा उद्योग है बिहार में। ठीक है, परंतु बीपीएससी ने जब फाइनल आंसर दिया था तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। इसको भी डिलीट कर दिया था और इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जिसको डिलीट कर दिया था। इसका सही आंसर है 788। इसके बारे में मैं डेटा दे देता हूं, लेकिन इसको भी डिलीट कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, मेनली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अंतर होता है ना, जैसे राष्ट्रपति होता है उसमें सारे निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के, दोनों भाग ले सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग ले सकते हैं। तो इसका सबसे मुख्य डिफरेंस यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे उस समय जब ये चुनाव हुआ था तो 788 सदस्य जीते थे। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल में सदस्य थे वो 788 सदस्य थे। तो मान सकते हैं ऑप्शन बी, लेकिन इसको भी डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कितनी ही बार? तो कितनी ही बार, क्योंकि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वे ऑलरेडी 2 बार बने थे और तीसरी बार बनने की मांग कर रहे थे, लेकिन बोला गया कि ऐसा कानून ले आऊंगा जैसे अमेरिका में किया गया है ना, 2 बार के बाद वो कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो उसी तरह यहाँ भी लाने कानून की धमकी दी गई। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ये याद रखिएगा कि कितनी भी बार, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं, लिमिट नहीं किया गया है कि कितनी बार बन सकता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो एक हो जाता है बजट सत्र, दूसरा हो जाएगा मानसून सत्र और तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र। यह होता है फरवरी से मई तक, यह होता है जुलाई से सितंबर तक और ये होता है नवंबर से दिसंबर तक। तो याद रखिएगा मुख्यतः जो होते हैं सामान्यतः 3 सत्र होते हैं हमारे लोकसभा में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है न्यायाधीश JL कपूर, ऑप्शन बी है न्यायाधीश BK सुंदरम, ऑप्शन सी न्यायाधीश TV वेंकट रामा अय्यर, ऑप्शन डी श्री MC
से तलवाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब तक आपको याद नहीं है ना, अब मारिएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया है, वो भी 1/3 याद रखिएगा। तो अगर आता है तो ठीक है, जैसे इसमें मुझे आता है तो ऑप्शन डी सही है, श्री MC सेतलवाद, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 83, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 172, सी है ऑप्शन अनुच्छेद 356, तो ये तो कभी नहीं होगा, जो आता है पहले उसे काट दीजिए। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 246, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक, इसमें याद रखेगा 83 और 172 दोनों को संशोधित करने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, अभी भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अभी भी ये हाल में चर्चा में था, अभी हाल में ही मैंने द हिंदू के एडिटोरियल में इसको डिस्कस किया था कि एक राज्य और एक चुनाव लागू किया गया तो उसके लिए क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक। और इसका मैं दोनों का प्रावधान भी बता देता हूं, जैसे कि संसद के दोनों सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है, दोनों सदनों की अवधि के बारे में। उसके बाद जो 172 में कहा गया है कि राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा, तो संसद का भी अवधि में और विधानसभा के भी अवधि में संशोधन करना पड़ेगा, तो यही दोनों परिवर्तित होंगे 83 और 172, याद रखिएगा ऑप्शन ई हो जाएगा सही आंसर। 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब कि एक से अधिक। तो इसमें बताया जाता है कि जो केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो केरल तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बताया जाता है कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों में पंचायती व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। याद रखिएगा नागालैंड, मिजोरम और मेघालय तीनों में पंचायती व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? ऑप्शन ए है 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 तक परिसीमन आयोग को रोक दिया गया है। ये किया गया 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार, क्योंकि परिसीमन वर्ष जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा, 2026 तक ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक, ए है ऑप्शन संघीय न्यायालय है, ऑप्शन बी है मानव अधिकारों का संरक्षक है, ऑप्शन सी है संविधान का अंतिम विवेचक है, ऑप्शन डी सिविल न्यायालय है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। एक तो मैं पहले ही फंडामेंटल राइट का बात कर दिया, उसके बाद अपीलीय न्यायालय भी है, उसके बाद नागरिकों के लिए तो फंडामेंटल राइट हो गया, उसके बाद अंतिम विवेचक है। तो मान लीजिए यही दोनों आपको पता है, तो इसी में ऑप्शन ई आप मार दीजिए, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी वित्त समिति, ऑप्शन सी सलाहकार आयोग, ऑप्शन डी सलाहकार समिति, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। याद रखिएगा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है फाइनेंस कमीशन की गठन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी मानव पूंजी का निर्माण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी समरस जीवन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है वो ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है, और यह एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य
पूरक रोजगार, आवास व प्रशिक्षण आदि के सुधार के लिए किया गया था। इसी के लिए कहा जाता है कि इसमें बहुत से उद्देश्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्यकारी विधान पर समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन सी प्रशासकीय विधान पर समिति, ऑप्शन डी प्रत्यायोजित विधान पर समिति, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ऑप्शन बी। इसका गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। 1953 में गठित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या सदन द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियमों, विनियमों, उपनियमों, योजनाओं या अन्य वैधानिक उपकरणों को बनाने की शक्ति का ठीक से प्रयोग कर रहा है या नहीं। यह दोनों सदनों में समिति में 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा 15 सदस्य होते हैं दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्यवाही, ऑप्शन बी सरकारी ठेके, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाद तथा कार्रवाई, मुकदमा तथा कार्यवाही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कहा जाता है भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकती है। यही अनुच्छेद 300 में व्याख्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी नियमित कानून की उचित प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी परंपरा, ऑप्शन डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो संविधान पर भी आधारित है, नियमित कानून पर भी आधारित है, इसलिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित है। तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ये जो कानून बनाया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में बनाया गया था। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि लोकायुक्त की जो संस्था की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में ही हो गई थी, इसलिए महाराष्ट्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ऑप्शन ए है नियामक तथा महालेखा परीक्षक सीएजी, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मुख्य सतर्कता आयुक्त मतलब कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ऑप्शन डी है महान्यायवादी एजी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे 29वें, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी ईंधन और चारा, ऑप्शन सी ग्रामीण खेल, ऑप्शन डी तकनीकी प्रशिक्षण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है जो ग्रामीण खेल है ये 11th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। तो 11th 12th दोनों शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे शेड्यूल तो 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 109, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कहा जाता है कि 113 में, अनुच्छेद 113 में जो वार्षिक बजट में कितने अनुदानों की मांग की गई है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा जाता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि बड़े मंत्रालयों और विभागों के लिए एक से अधिक मांगे प्रस्तुत की जाती है, इसलिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, कोई भी
निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1800, ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1972, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953, ऑप्शन ए। ठीक है, अप्रैल में ये शुरू किया गया था, अप्रैल 1953। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? ऑप्शन ए स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी स्नातक, ऑप्शन डी उद्योगपति, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये यहाँ जो उद्योगपति लिखा है ये नहीं होगा, इंक्लूड किया जाता है राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी उद्योगपति हो जाएगा सही उत्तर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसे संबंधित है? ऑप्शन ए लेखा परीक्षण लेखा, ऑप्शन बी केंद्र राज्य, ऑप्शन सी नीति कार्यान्वयन, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति और कार्यान्वयन। हमारे देश में सचिवालय का जो संचालन है वो ज्यादातर दो विचारों से निर्देशित होता है। पहला, कार्यान्वयन से नीति को अलग करने की धारणा, कार्रवाई में प्रशासन, ताकि बाद वाले को कुछ निष्पादन लचीलेपन के साथ एक अलग एजेंसी को सौंपा जा सके। और दूसरा जो है वो समग्र रूप से प्रशासनिक प्रणाली की व्यवहार्यता के लिए राज्यों के संवर्गों से चुने गए अधिकारियों के एक अस्थायी संवर्ग की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे विभाजन प्रणाली कहा जाता है नीति और कार्यान्वयन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जो प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है। चौथा स्टेटमेंट है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 4, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सी, मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जो होती है प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है। और वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। तो जहां जहां 4 है वो छांट दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा। एक भी ऐसे सही ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितने होती है बिहार के विधानसभा में सीटें? 243, याद रखिएगा। इसमें और चीजें याद कर लीजिए, लोकसभा में 40 सीटें होती है बिहार में, राज्यसभा में 16 सीटें होती है बिहार में। पशु जो है वो गौर है और पक्षी जो है राजकीय पक्षी वो घरेलू गौरैया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2014, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2016 में। 2016 में ही रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था। इसका डेट भी लिख लीजिए, 21 सितंबर 2016, और ये 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए बांग्लादेशी अवैध प्रवासी को हटाना, ऑप्शन बी वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ऑप्शन सी विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, ऑप्शन डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य था अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो भी वहां अल्पसंख्यक उत्पीड़ित हैं उन समूहों को नागरिकता देना। अगला क्वेश्चन है,
जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य की जो भी दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने हैं लेकिन विधायिका नहीं है, तो विधायिका लद्दाख की नहीं है। चेंज हुआ है दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, ऑप्शन सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एच, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 ई, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 एफ, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 243 जी। याद रखिएगा, एक बार ध्यान दे दीजिएगा, पंचायती राज पे बहुत सारे सवाल बीपीएससी पूछ रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन जो कानून है वो कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 2020, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? तो ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन बी 62वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन सी 63वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। जवाब दीजिए, जिन्हें भी पता है प्लीज कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जिससे कि जल्दी जल्दी इन सेशन को खत्म कर दूं मैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा ही वैधानिक शुरुआत किया गया 73वें संविधान संशोधन कानून का। याद रखिएगा 1989, 64वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये तो हल्का क्वेश्चन है, आर्टिकल 324 जो होता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान समय में भी रेखा शर्मा ही है, उस समय भी रेखा शर्मा थी जिसमें ये एग्जाम हुआ था, और अभी भी रेखा शर्मा ही, इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी लंबरदार, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी जैलदार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटवारी। पटवारी जो होता है वो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है त्वरित निर्णय, ऑप्शन बी है लचीलापन, ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन डी कानून की एकरूपता, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। ऑप्शन बी लचीलापन, जो लचीलापन का विशेषता होता है, इससे केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए यह सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन ए है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, ऑप्शन बी है जीवन स्तर को बेहतर करना, ऑप्शन सी राजनीतिक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन स्तर को बेहतर करना। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी है जिसका सीएम जो है वो दिल्ली के सीएम है। ठीक है, अभी दो जगह के सीएम है, पंजाब के भी सीएम है, वो आम आदमी पार्टी से संबंधित है। तो ये जो आम आदमी पार्टी है वो ऑप्शन ए राज्य की पार्टी है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पार्टी, ऑप्शन सी क्षेत्रीय पार्टी, ऑप्शन डी पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड पार्टी है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की पार्टी है। तो यहाँ पे जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय राज्य की पार्टी थी, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है वो 10 अप्रैल 2023 से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल गई है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी, ये रीट याद कर लीजिएगा, रीट जो होता है वो आर्टिकल 32 में है, फंडामेंटल राइट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसका ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो होता है जिसे पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। तो सर्टियरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रमाणित होना होता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ जो निचले स्तर के न्यायालय होते हैं या ट्रिब्यूनल होते हैं उनको मामले को उचित विचार के लिए या किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए उत्प्रेषण रिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं पोस्टमार्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन जो है वैलिड पैट, वोटर वैलिड पैट VVPAT का संस्करण क्या है? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी Z1, ऑप्शन सी M3, ऑप्शन डी Z3, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा M3। ठीक है, M3 का संस्करण जो है वो अभी वर्तमान समय में वैलिड पैट के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वहां 68 सीटें हैं, सबसे ज्यादा इस सभी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ऑप्शन ए यूपीएससी के अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी CAG, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के अध्यक्ष CAG, उसके बाद CIC और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं के मुख्य न्यायाधीश के बीच की वरीयता के एक ही क्रम है, ये सारे एक ही क्रम में है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। यहां पे मेनली होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो सरकार के संसदीय रूप का अर्थ है सरकार की जो कार्यकारी शाखा का संसद पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कार्यकारी जो शाखा होता है, कार्यपालिका होता है, उस पर संसद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ऑप्शन ए खाप पंचायत, ऑप्शन बी जाति पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी जन पंचायत, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें कहा जाता है कि 3 स्तर में जो पंचायती राज्य संस्थान PRI की जो शुरुआत हुई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें 3 स्तरीय प्रणाली बनाई गई, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, ठीक है, और दूसरा जो है तीसरा जो है जिला परिषद। ये किया गया था रिकमेंडेशन किसका? पंचायती राज के लिए, तो बलवंत राय समिति। ये भी पूछता रहता है बीपीएससी। ये थे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि पॉलिटी से थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेनली जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने का एक ही मेन एम है कि आप लोगों को पता चल सके किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। अभी आपने देखा कि पंचायत से कितना ज्यादा सवाल आता है, 73वां संविधान संशोधन से कितना ज्यादा सवाल आता है, रीट से सवाल आता है, ये सारे, और वरीयता क्रम से बहुत ज्यादा सवाल आता है। तो वरीयता क्रम अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। उसके बाद शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, शेड्यूल पूरा 12 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, ये सब बहुत आसान है, एक बार पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें जो नए परिवर्तन आए हैं, एक और बढ़ाया गया है, 11 हुआ है, तो वो कब किया गया परिवर्तन, ये कब लाया गया। उसके बाद प्रस्तावना से भी कभी कभी सवाल रहता है, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद संसद जो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक और आजकल ट्रेंड में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये दोनों भी ध्यान दे लीजिएगा।
तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और जहां भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।